डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में भारत में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में डाउन टू अर्थ पत्रिका में प्रकाशित एक लेख ने घरेलू खतरनाक कचरे के पृथक्करण हेतु एक मजबूत तंत्र और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर किया है। अब जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में। सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में घरेलू स्तर पर उत्पन्न पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, एक्सपायर्ड दवाएं, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरी, प्रयुक्त सुई और सिरिंज आदि को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। ये ऐसे रसायन या उत्पाद हैं जिनका यदि अनुचित तरीके से संग्रहण, परिवहन या निपटान किया जाता है तो ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के साथ साथ गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। अगला है भारत के बारे में प्रमुख निष्कर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 8,000 कस्बे और शहर हैं। हालांकि आधिकारिक तौर कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया गया है कि इनसे कितना घरेलू खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जो अपने घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से प्रबंधन करता है। यह अपने नागरिकों से 5 प्रकार के कचरे के पृथक्करण का पालन करने का आग्रह करता है, जिससे कि पुनर्नवीनीकरण हेतु कचरे की शुद्धता के स्तर में सुधार किया जा सके। भोपाल देश का दूसरा शहर है जिसने इस दिशा में कुछ प्रगति की है। अगला है भारत में अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार परिवारों को अपने घरों के कचरे को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे की श्रेणियों में अलग अलग करना चाहिए। स्थानीय सरकारी निकायों को या तो खतरनाक कचरे को इकट्ठा करना चाहिए या हर 20 किलोमीटर पर संग्रह केंद्र स्थापित करना चाहिए ताकि परिवार इसे स्वयं जमा कर सके। स्थानीय अधिकारियों को एकत्रित कचरे को निपटान केंद्र तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना चाहिए। ये नियम वर्ष 2018 तक अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने और लोगों को संवेदनशील बनाने का भी निर्देश देते हैं। जान लेते हैं इससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं। दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस तरह के जहरीले कचरों का लापरवाही से प्रबंधन चिंता का कारण है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार इन कचरों के निपटान तरीकों के खतरे तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका अनुचित निपटान पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जब खतरनाक कचरे को कूड़ेदान में, नाले के नीचे या जमीन पर फेंक दिया जाता है तो ये पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं या फिर कचरा संग्रहकर्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि खतरनाक, ज्वलनशील और संक्षारक लेबल वाले अधिकांश उत्पादों को खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में भी घरेलू खतरनाक कचरे को व्यापक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां हैं। भारत में बढ़ते शहरीकरण के परिणाम स्वरूप अति उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट उत्पादन बढ़ा है। खतरनाक कचरे के सुरक्षित उपचार के लिए देश में पर्याप्त निपटान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नगर निगमों और नगरीय स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के परिणाम स्वरूप सही तरीके से संग्रहण, परिवहन और अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं हो पाता है।
अब अंत में नजर डाल लेते हैं समाधान के उपायों पर। अपशिष्ट प्रबंधन में खराब प्रदर्शन को देखते हुए देश में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर के तहत खतरनाक कचरे को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ईपीआर एक नीतिगत हस्तक्षेप है जिसमें उत्पाद निर्माताओं के पास अपने अपने उपभोक्ता उत्पादों के अपशिष्ट को एकत्र करने की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में भारत में प्लास्टिक उत्पादों तथा इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के लिए ईपीआर नीति का प्रावधान है। कनाडा में घरेलू खतरनाक कचरा 1990 के दशक से ईपीआर के अधीन है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ईपीआर एक नीतिगत हस्तक्षेप है जहां निर्माताओं के पास अपने अपने उपभोक्ता उत्पादों के अपशिष्ट को एकत्र करने की जिम्मेदारी होती है। 2. भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर नीति का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।